नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनिया चौहान। अपना उत्तर प्रदेश में आप सभी का स्वागत है। रुक करते हैं खबरों की ओर। मोदी सरकार 3.0 का शपथ ग्रहण समारोह राष्ट्रपति भवन में शाम 7:15 पर होगा। नरेंद्र मोदी तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं और इसको लेकर बड़े स्तर पर तैयारियां की जा रही हैं। शपथ ग्रहण से पहले पीएम ने जगह जगह नरेंद्र मोदी के पोस्टर लगाए और साथ ही शपथ से पहले सुबह नरेंद्र मोदी बापू के समाधि राजघाट पहुंचे और महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि दी और इसके बाद पीएम मोदी सदैव अटल पहुंचकर अटल बिहारी वाजपेयी को भी श्रद्धांजलि अर्पित की और साथ ही शपथ ग्रहण कार्यक्रम के लिए कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को न्योता मिला है। हालांकि कांग्रेस शपथ ग्रहण में शामिल होगी या नहीं, इस पर फैसला गठबंधन सहयोगियों से चर्चा करने के बाद लिया जाएगा। और वहीं प्रधानमंत्री के शपथ ग्रहण समारोह में भारत के पड़ोसी देशों और हिंद महासागर क्षेत्र के नेताओं के शामिल होने की उम्मीद है और श्रीलंका के राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे और मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू और साथ ही सेशेल्स के उपराष्ट्रपति अहमद अफीम समेत कई देशों के नेता शामिल होंगे। बता दें कि मोदी सरकार का 3.0 का शपथ ग्रहण समारोह और साथ ही राष्ट्रपति भवन में नरेंद्र मोदी पीएम पद की शपथ लेंगे और दिल्ली में जगह जगह नरेंद्र मोदी के पोस्टर लगे हैं और साथ ही शपथ ग्रहण समारोह को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। बता दें कि मोदी सरकार का शपथ ग्रहण समारोह राष्ट्रपति भवन में नरेंद्र मोदी पीएम पद की शपथ लेंगे और जगह जगह नरेंद्र मोदी के पोस्टर लगाए गए हैं। वहीं हमारे साथ इसी खबर पर हमारे चैनल हेड ब्रिजमोहन सिंह रघुवंशी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर, यूपी में कौन कौन से बड़े चेहरे हैं जिनको मंत्रिमंडल में जगह मिल सकती है? देखिए, मैं आपको बताते चलूं, पहले तो आज के शपथ ग्रहण समारोह के बारे में आपको बता दूं जी। तीसरी बार आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी इस बार अपना प्रधानमंत्री का पद ग्रहण करने जा रहे हैं। हाँ जी। हम सबके लिए ये बड़ी सौभाग्य की बात है। देखिए, मैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे सबसे पहले आपको बताते चलूं कि पूरे अंतर्राष्ट्रीय जगत में ये पहली बार ऐसा हो रहा है। मैं आपको बताऊं कि जिस समय कोरोना की घटनाक्रम के बाद से, जो एक कोरोना का घटनाक्रम जिससे पूरा विश्व जो है, जिसको बहुत समय लगा था उससे उभरने के लिए, और जितने भी बड़े देशों में, अगर मैं बात करूं आपसे अमेरिका की, मैं बात करूं आपसे यूके की, वहां तक भी जो है वहां के जो सरकारें थी वो कोरोना के बाद से वो लौट नहीं पाई। ये पहली ऐसी सरकार होगी भारत देश की जो कि कोरोना के बाद से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वापस लौट रहे हैं सत्ता में और इन्होंने अपने आप को तीसरी बार ये यहाँ पे स्थापित हो रहे हैं प्रधानमंत्री के रूप में। ये सबसे बड़ी गौरवान्वित होने की बात है इस देश के लिए कि जहाँ विश्व के बड़े बड़े दिग्गज नेता हारते हैं चुनाव इस पैंडेमिक के बाद से, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री श्रद्धेय श्री नरेंद्र मोदी जी वो आते हैं। और जहां तक बात रही उत्तर प्रदेश की, आप सिर्फ हम एक उत्तर प्रदेश की मैं बात नहीं करूंगा, मैं पूरे देश भर की बात करूंगा, सहयोगी दलों की बात करूंगा। देखिए, कोई भी मनोबल में कमी नहीं आई है। जितने भी मंत्री बन रहे हैं पूरे देश भर में जो मंत्रियां हैं वो आप देखिए, वो चेहरे रिपीट हो रहे हैं जो पिछली सरकार के भी मंत्री थे। और जो अहम विभाग हैं देश के, जो भारतीय जनता पार्टी पिछले 10 वर्षों से जिसको उसने तमाम ऐसी योजनाएं शुरू की थी, तमाम ऐसे विकास के कार्य शुरू किए थे, उनको क्रियान्वयन कराने के लिए उनके ही लोग वहां पे रहेंगे और भारतीय जनता पार्टी उस पर किसी भी दल को वो नहीं, चाहे वो सहयोगी दल हो, उनको वो विभाग नहीं देने जा रहे हैं। ये एक बड़ी बात है। और जहां तक चेहरों की मैं बात करूं आपसे, उत्तर प्रदेश में लगभग 33 लोग सांसद का चुनाव जीते हैं, लेकिन ये भी अभी वहां पे, क्योंकि ये देखिए पहला मंत्रिमंडल विस्तार, अभी मंत्रिमंडल विस्तार सिर्फ एक नहीं होता है, समय समय पर होते रहते हैं। तो जो चुनाव हारे हैं उनमें से भी अभी चर्चा है उस पर, क्योंकि देखिए ये मोदी मंत्रिमंडल का ये जो है ये पूरा विस्तार है, इसके बारे में आखिरी वक्त भी
2 मिनट पहले और आधे घंटे पहले भी यहाँ डिसाइड होता है कि किसको यहाँ पे पद दिया जाएगा। आपने उत्तर प्रदेश के बनने वाले सांसदों की बात करी थी, देखिए उसमें वो जो चेहरे हैं दो तो आप सहयोगी दल हैं वो सबको पता है। अनुप्रिया पटेल, हालांकि मैं आपको एक और बड़ी सूत्रों के जरिए से नहीं बल्कि मेरी खुद भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से जब मेरी बात हुई तो आप सोचिए कि सहयोगी दलों ने पूरी तरह से नतमस्तक होकर के उनसे बोला कि हमें कोई मंत्री बनने का इतना भी कहीं पे कोई लालच नहीं है, हमें कोई ऐसा सरोकार नहीं है। जो मंत्री प्रधानमंत्री मोदी जी आप उस पद को देंगे हम उसको स्वीकार करेंगे और नहीं देंगे तो भी हम यहाँ पर उनकी तरह से पूरी तरीके से काम करेंगे और मोदी मंत्रिमंडल के अंदर। तो ये एक बड़ी डेवलपमेंट है, मैं आपको बताते चलूं, जो कि कहीं ना कहीं मोदी सरकार के लिए ये बहुत आसान काम कर दिया गया कि किसको मंत्रिमंडल के अभी कोई हाथापाई जैसी चीज नहीं हो रही है, कोई बहुत ज्यादा दबाव की राजनीति नहीं हो रही है। और उत्तर प्रदेश से जो 2 सहयोगी दल हैं, अनुप्रिया पटेल, सोनीलाल पटेल जी की बेटी है ये, उनकी इसमें एक भूमिका रहेगी उनके, क्योंकि एक ही सांसद जीते हैं, 2 सांसद जीते हैं आपके जयंत चौधरी जो चौधरी जीत सिंह जी के बेटे हैं और चौधरी चरण सिंह जी के वो पोते लगते हैं। तो पश्चिम उत्तर प्रदेश में उनकी अपनी अलग भूमिका है। ऐसा माना जाता है कि जाटों में बहुत लोकप्रिय है वो। उनके 2 सांसद जीते हैं तो निश्चित रूप से उनको भी एक मंत्री पद उनको दिया जाएगा, कैबिनेट या राज्य मंत्री। ये भी अभी इसमें कश्मकश है क्योंकि लगभग जो मेरी जो जानकारी है, मैं सुबह यहाँ शीर्ष नेतृत्व के साथ मेरी बातचीत हुई, कल भी मैं रात को देर रात एक बहुत वरिष्ठ नेता के साथ बैठा था जो संगठन के हैं और उनके साथ जो मेरी चर्चा परिचर्चा हो रही थी तो वो ये कहते हैं ना, ये इस पार्टी के अंदर एक बड़ी भूमिका है। संघ के बारे में मैं आपको बताता चलूं कि चर्चा हो रही थी कि संघ ने इस बार दूरी बनाई थी। देखिए जब जनता का जब मत होता है किसी को जिताने का, जनता का मत इस बार ये नहीं हुआ है कि मोदी जी को हराने का, जनता का मत इस बार कुछ ऐसे लोगों को उन्होंने जिता दिया जो जनता को लग रहा था कि जिन्होंने जनता को कहीं ना कहीं अपनी जो बात पहुंचाने में वो सफल रहे। उसमें आप राहुल गांधी को मानिए, लगभग 10 वर्षों से वो मेहनत कर रहे थे, 2 चुनाव बहुत बुरी तरह हारे, तो ये स्वाभाविक है, उसकी मेहनत के बाद से जनता उनको कहीं ना कहीं उनको सिंपैथी देती है। अगर स्मृति ईरानी चुनाव अगर वहां से हारती है अमेठी से तो इसका ये कतई मतलब नहीं कि उनको वहां पे हराया गया है। आप ये कह सकती हैं कि जो किशोरीलाल शर्मा है, मैं किशोरीलाल शर्मा जी को लगभग 20 वर्षों से मैं जानता हूं क्योंकि वो इस वजह से मैं जानता हूं, जब यूपीए की सरकार 2004 से 14 तक थी तो सोनिया जी के जो प्रतिनिधि के तौर पे हम जब मैं लखनऊ में पत्रकारिता में करता था तो हम लोग जब भी वहां से अमेठी जाते थे तो हम लोग बाय रोड जाते थे। जब भी सोनिया गांधी या प्रियंका गांधी उस समय उन्होंने जो नया आना शुरू किया था वहां पे राहुल गांधी जी भी जब आते थे तो किशोरीलाल शर्मा जी हम सब पत्रकारों को वो व्यवस्था कराते थे रुकवाने की, हम सब लोगों को वही बाइक दिलवाते थे। तो किशोरीलाल शर्मा तब से जुड़े हुए हैं। तो देखिए, तो ये जो जीत हुई है ये किशोरीलाल शर्मा की जीत ज्यादा बड़ी होगी, मैं ये कहूंगा, ना कि वो स्मृति ईरानी की हार हुई है, क्योंकि स्मृति ईरानी तो वहां पे उन्होंने राहुल गांधी को हराया, यही बहुत बड़ी बात थी उस समय, क्योंकि एक नया चेहरा आ रहा था और उन्होंने उस समय वहां पे चुनाव जीता और अपना घर तक उन्होंने बनाया है। और अन्य चेहरों की मैं आपको बातचीत बताऊं, क्योंकि देखिए मैं शपथ ग्रहण समारोह में लगभग 8 से 10 हजार की जनसंख्या आने वाली है और बीजेपी मुख्यालय से ही सबको पासेज इश्यू हो रहे हैं। मैं आपको ये भी बताते चलूं, ये पहली बार ऐसा हो रहा है, ये मैं आपको बताते चलूं, अब तक ये मेरे पूरे पत्रकारिता के इतिहास में लगभग मुझे 22 वर्ष से ज्यादा होने जा रहे हैं, मैंने किसी भी शपथ ग्रहण समारोह में ये नहीं देखा कि जो 4th क्लास एम्प्लॉय जिसको हम कहते हैं, जिसको हम लोग सफाई कर्मचारी कहते हैं या जिसको हम बस कंडक्टर कहते हैं, ड्राइवर कहते हैं, उन सबको इनविटेशन दिया गया और अच्छा पास दिया गया। ये नहीं कि आप देखते होंगे कि जैसे कि वो रैलियां होती तो पीछे के बैठाने वाला उनको दिया, इनको कुर्सियों का पासेस दिए गए। ये मोदी सरकार की जो तृतीय मोदी सरकार का गठन जो होने जा रहा है शाम 7:15 उपरांत, ये उनको बुलाया गया और उनको बहुत मान सम्मान के साथ बुलाया गया। और पार्टी के जो दिग्गज नेता जो विधायक का चुनाव लड़े थे, जिनको टिकट नहीं मिल पाया था इस बार लोकसभा के, उन सबको संगठन के जो वरिष्ठ नेता हैं 2 लोगों को इसमें प्रभारी बनाया गया है। देखिए जो पूरे इस व्यवस्था को देख रहे हैं, इसमें मैं बताते चलूं आपको, इसमें जो संगठन मंत्री हैं और खासतौर से 3 राज्यों के प्रभारी हैं, उड़ीसा के, पश्चिम बंगाल के और तेलंगाना के सुनील बंसल जी, उनको पूरी व्यवस्था का जिम्मेदारी दी गई है। उसके अलावा विनोद तावड़े जी को जिम्मेदारी दी गई। विनोद तावड़े जी महाराष्ट्र से हैं और संगठन में उनकी बड़ी भूमिका है, मोदी जी और अमित शाह जी के दोनों खास हैं। ये दोनों लोग ये पूरी व्यवस्था दी गई। कोई प्रश्न आप मुझसे पूछना चाहती तो आप मुझसे पूछ लें। जी बिल्कुल सर, किस तरह से मंत्रिमंडल में सभी जो घटक दल की अगर बात की जाए तो घटक दल संतुष्ट हो जाएं और ताकि आने वाले समय में मनमुटाव की जो स्थिति है वो पैदा ना हो?
देखिए, मैं आपको सोनिया जी, मैं आपको एक बात जी। बताना चाहता हूँ, खासतौर से ये मेरे जो दर्शक खबर चैनल के जो देख रहे हैं पूरे देश भर में। और जी। मैं आपको ये भी बताऊं कि भाजपा में इस समय तमाम जो जो बड़े पदाधिकारियों के जो कमरे, उसमें हर खबर चैनल लाइव चल रहा है। सब लोग, कुछ लोग मुझे आगे प्रणाम कर रहे हैं और मतलब कमरों में आकर के वो देख रहे हैं, यहाँ पे चैनल चल रहा है। और वो आप देखिए जी। कि वो सब सुन रहे हैं मेरी बातों को। तो मैं उनके सामने वाली, क्योंकि मैं इस समय भाजपा मुख्यालय के अंदर बैठा हूं और मैं आपको बताते चलूं जी। कि मैं आपको यहाँ की गतिविधि बताऊं। क्या है कि इस बार सहयोगी दल जितने भी हैं, चाहे वो दक्षिण के सहयोगी दल हो, चाहे वो बिहार के हो, चाहे नॉर्थ ईस्ट को हो, ये सारे सहयोगी दल इस बार पूरी तरीके से उनको पूरी सिंपैथी है उनकी मोदी सरकार के साथ में। उन्हें ये मालूम है कि जो विजन और आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने पिछले 10 वर्षों में देश के हित में लिया है। देखिए, जो भी व्यक्ति जो देश हित की बात करेगा ना, वो पूरी तरीके से उनको सहयोग करेगा। जो देश हित की बात नहीं करेगा, जो अपने निजी स्वार्थ की बात करेगा, वो तो दबाव की राजनीति करेगा, जो इससे पहले की सरकारों में होता रहा। मैं आपको ये भी बताऊं, दबाव की राजनीति इतनी चलती थी कि मैंने इन सरकारों को काम करते हुए देखा है। राष्ट्र हित में तो इन सरकारों ने जो काम किए होंगे, कुछ नेता हो सकते हैं, लेकिन ज्यादातर नेता जो मंत्री बने थे ना, जो आपने कई सारे घोटाले सुने थे दक्षिण के, जिसमें कई सारे सांसदों के नाम आए थे, मंत्रियों के नाम आए थे, आज वो हो सकता है 22-24 सीटें लेकर के दक्षिण के वो नेता, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता हूं, वो आ तो गए हैं सरकार, वो आ तो गए हैं सांसद के रूप में, लेकिन उनके अंदर राष्ट्रीयता नहीं है। राष्ट्रीयता जिनके भी अंदर है, उन्होंने पूरी तरीके, अगर राष्ट्रीयता नहीं होती सोनिया, तो मैं आपको बताते चलूं कि इस समय नरेंद्र मोदी जी शाम को 7:15 बजे भाजपा सरकार नहीं बना पा रही होती, क्योंकि वो सब के सब चले गए होते 2000 जो दूसरे विपक्ष में जिन्होंने अपने को इंडिया गठबंधन बनाया, क्योंकि वो तो सारे ऑफर्स दे रहे थे। आप सोचिए, चंद्रबाबू नायडू को डिप्टी प्राइम मिनिस्टर तक का पद उनको देने जाने की उनको बातचीत थी। ये बात कितनी सही है, लेकिन जो सूत्रों के हिसाब से जानकारी मिली थी, आपको ये भी जानकारी थी कि आप जो केसी त्यागी जी ने कल खुल करके स्टेटमेंट दिया, जो जेडीयू के महासचिव हैं, वरिष्ठ नेता हैं, कि हम इनको नीतीश कुमार जी को प्रधानमंत्री का पद दिया जा रहा था। तो देखिए, लालच कितनी दी जा रही थी, लेकिन इन्होंने लालच से दूर हटकर राष्ट्रीयता की बात करके यहाँ पे आए हैं। और मैं आपको बताते चलूं कि सहयोगी दल जितने भी हैं, वो पूरी तरीके से मुस्तैद है उनके साथ में। और उन्होंने मोदी जी के ऊपर ये छोड़ दिया कि आप अपने मन से सारे विभाग डिसाइड करिए, क्योंकि उन्हें पता है कि विजनरी आदमी है नरेंद्र मोदी जी, और आने वाले 5 सालों में वो विजन के हिसाब से सोचेंगे और वो सारे काम करेंगे। और किसी ने कोई दबाव नहीं बनाया। जो भी मंत्रिमंडल का, आप पहली बार ये समझिए इस बात को, आप मेरी बात को, और हमारे दर्शक शायद इस बात को कितना विश्वास कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, लेकिन जो पदाधिकारी हैं भारतीय जनता पार्टी के अंदर, वो मैं आपको बताते चलूं कि सारी लिस्ट वो मोदी सरकार के जो कोर कमेटी के लोग हैं वो डिसाइड कर रहे हैं। सहयोगी दलों में इसमें कोई इच्छा जाहिर नहीं, वो अपने अनुसार उनको विभाग भी देंगे और उनको मंत्रिमंडल में भी शामिल कर रहे हैं। जी, ठीक है सर, हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। लोकसभा चुनाव होने के साथ ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंत्रीगणों को संवाद, समन्वय और संवेदनशीलता का मंत्र देकर एक बार फिर से जनता के बीच जाकर भ्रमण करने के निर्देश दिए। और इसी के साथ सीएम योगी ने कहा कि सरकार जनता के लिए है और उनके लिए जनहित सर्वोपरि है, और ऐसे में समाज के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति की समस्याओं और अपेक्षाओं और आवश्यकताओं का समाधान होना ही चाहिए। और इसलिए मंत्रीगण के फील्ड में जाएं और संवेदनशीलता के साथ जनता से संवाद करें। और इसके साथ ही सीएम योगी ने स्थानीय जनप्रतिनिधियों और शासन समन्वय बनाते हुए समस्याओं का समाधान करने के निर्देश दिए और कहा कि जहां भी समस्या हो मुख्यमंत्री कार्यालय को अवगत कराएं, जिसके लिए हर समय सीएम कार्यालय का पूरा सहयोग मिलेगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शनिवार को भी अपने सरकारी आवास पर जनता दर्शन किया और इस दौरान प्रदेश के विभिन्न कोनों से पहुंचे सैकड़ों लोगों ने सीएम योगी को अपनी परेशानियां सुनाई और सीएम ने सभी पीड़ितों से मिलकर उनकी समस्याओं को सुना और संबंधित अधिकारियों को समय सीमा के अंदर समाधान करने के निर्देश दिए। जनता दर्शन कार्यक्रम में महिलाएं, पुरुष और युवाओं ने अपनी अपनी समस्याओं से अवगत कराए और साथ ही जनता दर्शन में उपचार के लिए आर्थिक सहायता के प्रार्थना पत्र भी आए और जिस पर मुख्यमंत्री ने अफसरों से कहा कि संबंधित जनपदों में कागजी कार्रवाई, मरीजों को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जाए और साथ ही जमीन पर कब्जे की शिकायत को लेकर
पीड़ितों को भी सीएम ने आश्वस्त किया कि कभी भी ऐसा नहीं होने दिया जाएगा और साथ ही सीएम ने अधिकारियों से कहा कि जमीनी कब्जे की शिकायत पर जिलाधिकारी स्तर से ही सख्ती बरतते हुए इस पर अंकुश लगाया जाए। और वहीं युवाओं ने भी अपनी समस्याओं से मुख्यमंत्री को रूबरू करवाया, जिस पर उन्हें तुरंत समाधान का आश्वासन मिला। बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए के संसदीय दल की बैठक हुई। बैठक में सरकार गठन को लेकर चर्चा की गई और इस बैठक में कई राज्यों के मुख्यमंत्री भी शामिल हुए। पीएम नरेंद्र मोदी एनडीए का नेता चुना गया और साथ ही बैठकों को पीएम ने संबोधित करते हुए क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। केरल में हुआ है, जम्मू कश्मीर से भी ज्यादा हुआ है, उसके बावजूद भी सामने कहीं विजय नजर नहीं आता था। उन्होंने परिश्रम की पराकाष्ठा में कभी पीछे नहीं रहे, पीढ़ियां खपा दी और आज पहली बार संसद में केरल से हमारा प्रतिनिधि बन के आया। साथियों, अरुणाचल में हमने लगातार हमारी सरकार बनती रही है और भारी समर्थन से बनती है। सिक्किम में भी हमारे एनडीए की सरकार करीब क्लीन स्वीप के साथ, अरुणाचल क्लीन स्वीप। आंध्र, मैं अबू बाबू को पूछ रहा था, बोले हिस्टोरिकली ये सबसे हाईएस्ट विक्ट्री है। और जो यहां दिखता है ना पवन, ये पवन नहीं, आंधी है। आंध्र ने इतना बड़ा हमारे प्रति जनमत दिया है। हिंदुस्तान के लिए एक सामान्य मानवीय की विकास की जो जिजीविषा है, उसका प्रतिबिंब है। और महाप्रभु जगन्नाथ, और मैंने अनुभव किया हमेशा, मैं हमेशा मानता हूं ईश्वर के अनेक रूप होते हैं, लेकिन जब मैं भगवान महाप्रभु जगन्नाथ जी को याद करता हूं तो मैं हमेशा मानता हूं ये गरीबों के देवता है। और वहां जो क्रांति रूप परिणाम आया है, मैं इसे एक रिवॉल्यूशन देख रहा हूं। और मैं इसके साथ कह सकता हूं कि विकसित भारत का हमारा जो सपना है, आने वाले 25 वर्ष, पहले मैंने 10 साल कहा था, या मैं 25 साल कह रहा हूं, आने वाले 25 साल महाप्रभु जगन्नाथ जी की कृपा से उड़ीसा देश की विकास यात्रा के ग्रोथ इंजन पैकी एक होगा। साथियों, हम लोग जब 4 जून के नतीजे चल रहे थे, मैं तो अपने काम में कुछ व्यस्त था, बाद में फोन आना शुरू हो गए, तो मैंने किसी को पूछा, यार ये तो ठीक है आंकड़े वांकड़े, तो मुझे ये बताओ कि ईवीएम जिंदा है कि मर गया? क्योंकि ये लोग तय करके बैठे थे कि भारत के लोकतंत्र और लोकतंत्र की प्रक्रिया के प्रति विश्वास ही लोगों का उठ जाए, और लगातार
ईवीएम को गाली देना। और मुझे तो लगता था कि शायद इस बार वो ईवीएम की अर्थी का जुलूस निकालेंगे, लेकिन 4 जून शाम आते आते उनको ताले लग गए, ईवीएम ने उनको चुप कर दिया। ये ताकत है भारत के लोकतंत्र की, ये ताकत है भारत की निष्पक्षता की, ये भारत की ताकत है भारत के चुनावी तंत्र की, चुनाव आयोग की। और मैं मानता हूं कि ये आशा करता हूं कि 5 साल तो अब ईवीएम शायद मुझे नहीं सुनाई देगा, लेकिन जब 29 में हम जाएंगे तो फिर से शायद ईवीएम को लेकर के नाचने की शुरुआत करेंगे, क्योंकि इनके सुधरने की संभावना बहुत कम है। अब देखिए, चुनाव के समय मैंने पहली बार देखा, शायद हर तीसरे दिन इलेक्शन कमीशन के काम में रुकावट आए, इसके लिए सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे खटखटाए गए, भांति भांति की एप्लीकेशन, और एक ही टोली थी। और लोकतंत्र के प्रति जिनका भरोभार अविश्वास है, ऐसे लोग सुप्रीम कोर्ट का उपयोग करते हुए कैसे रुकावट डाले, इसका निरंतर प्रयास करते रहे। और चुनाव आयोग की ताकत का एक बड़ा हिस्सा अदालतों में, इस पीक आवर्स में, चुनाव के पीक आवर्स में, यानी कितनी निराशा लेकर के ये लोग मैदान में आए थे कि उन्होंने पूरा हमला उसी इंस्टीट्यूट पे लगा दो ताकि चुनाव के कोई भी परिणाम आए, हम दुनिया के सामने भारत को भी बदनाम कर लें। ये षड्यंत्र का हिस्सा था दोस्तों, और कभी भी देश उनको माफ नहीं करेगा। साथियों, इंडी गठबंधन वाले जब ईवीएम का विरोध करते हैं तो मैं सिर्फ एक चुनाव के रूप में नहीं देख रहा। मैं मानता हूं ये लोग मन से पिछली शताब्दी के सोच वाले लोग हैं। वे टेक्नोलॉजी को हम महत्व न समझते हैं, न टेक्नोलॉजी स्वीकार करने को तैयार है। और ये सिर्फ ईवीएम में दिखाई दिया, ऐसा नहीं, यूपीआई में दिखाया। जब हमने कहा कि हिंदुस्तान के लोग डिजिटल ट्रांजैक्शन करेंगे, फिनटेक की दुनिया में आज हिंदुस्तान का नाम हो गया, मानने को तैयार नहीं। आधार आज देश की एक पहचान बना है। मैं तो देख रहा हूं कि मुझे कई देश कहते हैं कि हमें आधार की पद्धति से आगे बढ़ना है, आप कैसे मदद कर सकते हैं। उस आधार को रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट में बार बार जाकर के परेशानियां पैदा की। यानी मूलतः ये प्रगति के विरोधी, आधुनिकता के विरोधी, टेक्नोलॉजी के विरोधी इंडी अलायंस हमने देखा है। साथियों, इस देश के लिए ये भी चिंता का विषय है कि विश्व में भारत के लोकतंत्र की ताकत को कम आंकने का प्रयास, और कितना एक्सट्रीम है। मैं दुनिया में ढोल पीट रहा हूं कि हम मदर ऑफ डेमोक्रेसी है, और ये दुनिया में जाकर के बता रहे नहीं हमारे देश में तो डेमोक्रेसी ऐसा कुछ नहीं, कि वो मोदी बैठ गया है, वो एक चाय बेचने वाला यहां पहुंच कैसे गया, कुछ तो गड़बड़ की होगी। ये जो इनकी मनस्थिति है जी, भारत के नागरिकों को चुनाव प्रक्रिया के प्रति अविश्वास पैदा करने का जो उनका षड्यंत्र है, मैं मानता हूं कि अब दुनिया भी भारत के लोकतंत्र की विविधता, विशालता, व्यापकता, गहनता, इन सबको भी जानने समझने के लिए आकर्षित होगी। ऐसे ही इस चुनाव के नतीजे में देख रहा हूं। साथियों, जब 1 तारीख को मतदान पूरा हुआ और 4 तारीख को काउंटिंग, इस बीच की चीजों को आप देखिए। योजनाबद्ध तरीके से देश को हिंसा की आग में झोंकने का बयान दिए जाते थे। यहां इकट्ठे होना, यहां पहुंचना, यहां करना। कुछ लोग इस चीज को गंभीर नहीं लेते हैं, लेकिन ये बहुत गंभीर है। आप भारत के लोकतंत्र को, पहले उसकी व्यवस्था को अनादर करते हो, अब परिणाम आने से पहले एक ऐसा माहौल बना दो कि बस आग लगा देंगे। हर प्रकार से उन शब्दों का अर्थ यही निकलता है
उन्होंने देश को उस दिशा में ले जाने का प्रयास किया था। लगातार देश को गुमराह करने का प्रयास किया गया, देश के लोगों को बांटने का प्रयास किया। अरे चुनाव एक ऐसा लोकोत्सव होता है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को हम जोड़े, तोड़ने के लिए नहीं होता है। लेकिन हर प्रकार से कोशिश यही की गई है। साथियों, मैं मानता हूं कि 2024 के लोकसभा के चुनाव के जो नतीजे हैं, हर पैरामीटर से देखेंगे, दुनिया ये मानती है और मानेगी कि ये फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। ज्यादा खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।